Is money important to buy happiness? To a certain point, yes. To a certain point, yes. So I asked the receptionist, can I talk to someone? I would like to apply for a job here in the bank. Destiny, we'll call it destiny. Destiny, you can say destiny as well. इमिग्रेंट्स की लाइफ 2012 में कैसी थी और 2026 में कैसी है, उसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? बिगेस्ट डिफरेंस जो मैंने देखा, जो मेंटालिटी है लोगों की वो चेंज हुई है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने को एक बबल में कंसिडर करके चलना चाह रहे हैं ना, वो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। तो व्हाट आई हैव ऑलवेज ट्राइड इज आई हैव ऑलवेज रीच्ड आउट टू डिफरेंट एम्प्लॉयर्स, FSA, FHSA. So how a person can utilize these accounts optimally ताकि वो पैसे सेव करने के साथ साथ भी टैक्स भी बचा पाए? their limit is starting from the year they come to Canada. Let's say for example, पैसे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, दे आर द की टू अनलॉकिंग योर ड्रीम्स। हर स्मार्ट डिसीजन आपको ले जाता है एक परफेक्ट होम, सिक्योर फ्यूचर और स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स की जो तुम्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में और एक स्टेबल इनकम जनरेट करने में हेल्प करे। वेलकम टू दी ओपन रूम। आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं गौतम खन्ना, जो एक्स सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं, जिन्हें 12 साल का एक्सपीरियंस है लोगों की फाइनेंसिस रिपेयर करते हुए। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है और साथ ही में एक प्राउड फादर भी है। इस पॉडकास्ट में हमने बातें की है कि कैसे न्यू कमर्स कनाडा में आके एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं और जाना है कि कैसे हम उस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकले और एक स्टेबल इनकम जनरेट करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हम एक घर लेने का सपना देख पाए और उस सपने को हकीकत में बदलते देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ रियल सवालों के साथ और अनफिल्टर्ड बातों के साथ। खोलते हैं दरवाजे दी ओपन रूम के। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जो इस फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। एडवाइजर बनने का डिसीजन कैसे लिया? माई जर्नी इन कैनेडा मैं एक्चुअली 2012 में आया एंड व्हेन आई केम हेयर आई वाज इन सेंटेनियल कॉलेज टोरंटो में था। तो मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। सो आई डिड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वहाँ पे किया एंड जॉब्स सर्च करने की ट्राई की, बट फॉर सम रीज़न नहीं मिल पाई। सो आई हैड सम ऑफ माई फैमिली हियर इन नॉर्थ पे। Then I moved over to North Bay and slowly with time I worked as an assistant manager with a couple of stores. And उसके बाद I stepped into banking field just by luck, to be very honest with you. It was like मैं स्टोर्स में काम करके तो मेरे को वो एक ना वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। तो what I did was I was like okay, I'll go to my bank जहाँ पे मैं बैंक कर रहा हूँ and I'll ask the manager or whoever is there that how can I apply for a job Okay. there. So I used to bank in TD Bank here. Okay. So I went to the branch in downtown. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी there was somebody at the reception. So I asked the receptionist, can I talk to someone? I would like to apply for a job here in the bank. Then she's like, yeah, I can introduce you to our manager. तो उसने अपने assistant branch manager को बुलाया. She came in and she was like, oh, so you're just looking to apply for a job? I'm like, yes. I'm like, how can I do it? Fortunately, I don't know, it was my luck, good luck, or whatever it is. Destiny, we'll call it destiny. Destiny, you can say destiny as well. इनका एक एम्प्लॉय जो था वो रिटायर हुआ था एंड दे वर डेस्परेटली इन सर्च ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर एट दैट टाइम। ओके। एंड दे वर वेरी डेस्परेट। उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लिए थे, उन्होंने बहुत सारे लोग नॉर्थ से मूव भी नहीं करना चाह रहे थे फ्रॉम डाउन साउथ बिकॉज इट्स अ नेशन वाइड पोजीशन, तो कोई भी कहीं से मूव करना चाह रहा है।
I'm talking about 2015, 2016, sorry, 2016. तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुलाया एंड शी इज़ लाइक ओके लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. तो मेरी डिस्कशन हुई उनके साथ. द मैनेजर दे वर इम्प्रेस्ड बिकॉज बिफोर कमिंग टू नॉर्थ बे एज अ स्टूडेंट एज वेल, जब मैं टोरंटो में था, आई हैड वर्कड इन द फाइनेंस department of Canada's Wonderland as well, right? And they were very impressed because they never had a person who had a financial background who had applied for this position before. Okay. Same position, same area से उन्होंने what they said was they had interviewed about 20 people and किसी का भी कोई financial background नहीं था. था तो मेरा भी नहीं because I had done engineering back home in India. Okay. And but यहाँ पे आके I had experience of being working in the finance department of Canada's Wonderland. तो उसकी वजह से तो I took an edge over there. Okay. They interviewed me, they asked me about my previous experiences. आपका experience कैसा रहा, आपने क्या क्या किया है. I explained them everything and they hired me right there and then itself. Oh, then and there. Yes. They didn't even take time to think. They did not time to think and they were like, we like you very much. Your approach is really really nice and we would like you to join our bank, but there are good steps in between, so they had to complete those steps. So by the time from my interview to my joining was approximately 1.5-2 months or so. Okay. So in the meantime मेरे background checks and सब कुछ वो हुआ and then So that's how you entered the field. yes, that's how it was. It It was was destiny, fluke or whatever you say. Yeah. And I had never अब तो लोग जो सभी बोलते हैं कि you have to apply online and then do it. Yes, but I never went through that. You went old school I way. just went old school. I just went straight to the employer and I just introduced myself. That's great. And वो हुआ. I worked there for about 5 years and then I moved over to my next financial institute and वहाँ से life took me Awesome. in the stage where I am today. तो मेरा आपसे एक सवाल है. आप कनाडा 2012 में आए थे एज अ स्टूडेंट, राइट? तो इमिग्रेंट्स की लाइफ 2012 में कैसी थी और 2026 में कैसी है? उसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? 2012 में इतने वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मैंने देखी है 2012 से लेके अब तक, इट्स अच्छी चीज़ भी है, बट जो बिगेस्ट डिफरेंस जो मैंने देखा है, जो मेंटालिटी है लोगों की वो चेंज हुई है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. ओके. मैं जब आया था 2012 में, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का वो 3rd ईयर था जब उन्होंने एक्चुअल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनटू देयर कंट्री उन्होंने बुलाने शुरू किए. तो आई वाज बेसिकली द 3rd बैच ओके. from the government. So I was from that. People were nice. People would respond to you. वो आपसे अच्छी तरह से बात करते थे. अगर आप कहीं जॉब अप्लाई करना चाहते थे तो you would actually go apply for the jobs and you would show your best and you would get the job. I think जो one of the major things जो मैंने अभी देखी from 2012 till today is the mindset of people. जो लोग हैं, बच्चे जो आते हैं, जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपने को एक बबल में कंसिडर करके चलना चाह रहे हैं एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर देम. दी ओनली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज any international student, be it from any community we talk about, be it from India or be it from any other country, right? वो अपने native जो लैंग्वेज के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होके काम करना चाहते हैं. ओके. जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, टू अ पॉइंट वो अच्छा भी है, ठीक है ना, बट
व्हाट आई थिंक इज, जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप अपना वो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं. ओके. So what I have always tried is I've always reached out to different employers, and fortunately I've always been grateful to God that any opportunities that I've applied, I've always got it, right? With over time the number of students, जितने भी लोग आए कनाडा में, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटेक्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती भी रही है. एंड I think I might be biased. I don't want to be, but I might be biased to the fact that कि जो स्टूडेंट या इंटरनेशनल इनटेक ऑफ और जो इमिग्रेशन है, इट शुड नॉट बी, आई शुडंट से कि भी वो कंस्ट्रेंड होनी चाहिए, बट वो स्ट्रीमलाइन ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि आपका जो लोग जैसे जैसे जो लोग आए हैं, जो उनके क्राइटेरिया जैसे जैसे अपने क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, दे कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ईजिली. ओके. बट अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स या फिर स्टूडेंट्स हो जाते हैं, एंड लाइक आई सेड, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इट जस्ट तो गवर्नमेंट के लिए भी, हाँ, गवर्नमेंट को अच्छा, जिसे कहते हैं, government get a lot of funds from the international students, and they also get lot of labor from in terms of international students as well, right? But that also puts strain for the local people, right, who are looking to find jobs, right? Absolutely. And I'm not saying this because मेरे को इतने साल कनाडा में रहते हुए हो गए, but it is an actual fact. And if we put ourselves in जो local लोग हैं उनके footsteps में भी, तो we would say that okay, yes, this is there to some extent they are right, but I should say कि भाई हाँ, वो process streamline होना चाहिए, और जैसे गवर्नमेंट जो अब स्टेप्स उठा रही है कि भाई देर जो उन्होंने इमिग्रेशन को बिल्कुल ही स्लो डाउन कर दिया हुआ है, इट शुड नॉट हैव हैपेंड, राइट? अगर वो पहले से ही स्ट्रीमलाइन होता या स्मूथ होता तो आपको इतना ज़्यादा करने का नहीं पड़ता. सही बात है कि पहले से उन्होंने अगर टारगेटेड ऑडियंस को लिया होता, अपने नेशन में जिनकी जहाँ ज़रूरत थी उनको फिल किया होता, तो आई थिंक टुडे द कनाडा वुड बी डिफरेंट. एब्सोल्युटली, 100%, मोर स्ट्रॉन्ग एंड विल हैव अ बेटर हैंड ऑन ड्यूरिंग दीज टाइम्स. एब्सोल्युटली. तो ये तो बात हुई आपके जर्नी और इमिग्रेशन के रिलेटेड. अभी मैं थोड़े फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंशियल के बारे में थोड़े सवाल पूछना चाहता हूँ. तो यूजुअली कनाडा में जब इमिग्रेंट्स आते हैं, दे फियर इन्वेस्टमेंट, दे फियर के नए नए आए हैं, उनको कैसे, कहाँ पे पैसे डालने चाहिए, कैसे डालने चाहिए. तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको ये फियर क्यों होता है, और हाउ दे कैन ओवरकम दिस फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट? वन थिंग, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस भी की है, जो मेरा बैंकिंग करियर था फॉर अबाउट 10-11 ईयर्स का, मैंने उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी है कि भाई नॉट जस्ट इमिग्रेंट्स बट एनीबॉडी हु इज़ लुकिंग टू सेव मनी, ठीक है ना, वो इस चीज़ से डरते हैं कि भाई हमको हमारी कैपिटल लॉस या प्रिंसिपल लॉस ना हो जाए. उन्होंने जितने पैसे डाले हैं एटलीस्ट उतने तो हों, उसके अलावा जो नेक्स्ट वो बनते जाए. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट, बिकॉज जब हम लेट्स से हम इंडिया से आते हैं, जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारा ओके, टू रिवाइंड इट बैक अ लिटिल बिट, सॉरी अबाउट दैट. जब मैं 2012 में कनाडा आया था, वन ऑफ द मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आपकी फैमिलीज भी आपके साथ डिस्कस करती होती थी, दे वर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, राइट? एंड बहुत कम होता था कि भी आपकी फैमिलीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंजर्वेटिव फैमिलीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर बिग, I mean like other families.
आई एम टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, जो मैंने सीखा अपनी फैमिली से, कि भी उन्होंने एफडीज में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने स्टॉक्स कभी लिए नहीं है, तो वो दे हैड अ क्वेश्चन कि भी हाँ मैंने इतने पैसे डाले, मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलेगा और मेरे एक साल के बाद पैसा मेरा इतना हो जाएगा। तो एंड दे केप्ट ऑन डूइंग इट, एंड उनकी अपनी मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी अपनी पेंशन सिक्योर्ड थी, एंड इट वाज इजी फॉर देम टू टेक दैट डिसीजन। But any person who comes to Canada or any North American country per se, तो जो मेजरली नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी है वो आपके फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम जीआईसी भी बोल देते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आप कितने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में, उसमें ज़्यादा वो करते हैं। पीपल आर स्केर्ड ऑफ पुटिंग मनी इन दोज फाइनेंशियल व्हीकल्स जहाँ पर उनको प्रिंसिपल लॉस होता है। एंड आई एम जो मेरी जितनी भी मेरी नॉलेज रही, तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न। लोगों को अपना प्रिंसिपल लॉस नहीं करवाना है। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरा प्रिंसिपल लॉस होगा तो अगर मैंने $10 भी लूज़ कर दिए तो मैंने अपना सब कुछ लूज़ कर दिया। ओके। तो ये लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, जिसकी वजह से लोग अपने पैसे या तो सेविंग्स अकाउंट्स में या फिर अपने सिर्फ चेकिंग अकाउंट में रखते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट फियर दैट पीपल हैव इन देयर माइंड in terms of. And when money doesn't flow, when you don't invest, I think it just loses its value over Absolutely, time, right? absolutely, absolutely. Just giving an example. For example, आज से 10 साल पहले अगर एक कुकीज़ का पैकेट, अगर मेरे को, या एक चिप्स का पैकेट मेरे को वॉलमार्ट में वो 99 सेंट्स का मिलता था, तो आज 10 साल बाद वो सेम पैकेट ही वो मेरे को $3 या $4 के अकाउंट का मिलता है। Inflation. तो इट हैज़ गॉन अप बाय अबाउट 400%, राइट? सो सो वो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर आपकी सॉरी नॉट 40%, बट अगर आपकी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है तो द ओनली वे यू कैन सेव मनी इज़ बाय इन्वेस्टिंग योर मनी, राइट? एंड आपको अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अगर वो कंपाउंडिंग नहीं होगी तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट? Okay. सिंपल इन्वेस्टमेंट्स आपको कहीं पर नहीं लेके जाएंगी, ठीक है ना। आप हर साल ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने आज $10 डाले तो अगले साल मेरे को 11 बन जाएंगे। अगर वो 11 के, अगर जो वो 11 है, अगर वो 11 के if you want to make that $10 go into 20, 30, 40, तो आपको वो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको आगे ले जाती है फाइनेंशियल 100%, 100%। एंड मैं ये नहीं कहता कि भी हर किसी की सेम होती है, हर किसी की अपनी अपनी एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्क लेना, बट थोड़ा बहुत रिस्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, क्योंकि अगर आप देखते भी हो स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 20-30 ईयर्स के लिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज नॉट 1 day 2 day 1 year 2 year 3 year 10 years, प्लान। इट 30 इज years. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप ऐसे प्लान करके चलते हो कि भी आपको जो ये फंड्स जो आपने आज डाले हैं वो आपको काइंड ऑफ, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी रिटायरमेंट पे यूज कर रहे हैं तो ये प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट एट दैट टाइम, राइट? सो इट इज ऑलवेज गुड कि भी उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे एंड स्टार्ट टेकिंग सम रिस्क सो दैट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल हो। सही बात है ना। एवरीबडी हु कम्स टू कनाडा, लाइक जो भी लोग कनाडा में आते हैं उनका कहीं ना कहीं सपना होता है अपना खुद का घर लेने का और हाउस ओनर बनने का। तो अगर जो स्टूडेंट है जो अभी वर्क परमिट पे है और उनको सपना है कि वो अपना घर कभी ले कनाडा में, तो आज के हालात को देखते हुए उनको कितने टाइम पहले प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए ताकि वो अप्रोप्रिएटली एक डाउन पेमेंट के लिए पैसे भी बचा पाए और साथ में उनके पास पैसे भी साइड में हो इमरजेंसीज के लिए?
मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ एज जब मैं फाइनेंशियल एडवाइजर था तो मैं सबको ये बोलता था कि अगर आप मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई स्टूडेंट भी आता था तो व्हाट आई यूज्ड टू टेल दैट स्टूडेंट वाज कि भी अच्छा यू स्टार्टेड वर्किंग नाउ यूर ओपनिंग योर अकाउंट एंड जैसे ही आपको जॉब लगती है स्टार्ट सेविंग मनी राइट अवे इटसेल्फ एज सुन एज आपकी जॉब लगती है बिकॉज यू नेवर नो वो आपको मनी कैसे हेल्प करेगी. I have tons and tons of examples. I have tons and tons of people जिनको over the period of time जिनको मैंने ये suggest हमेशा ये किया है कि आप अपनी जॉब में से if you can at least 10, 20, 30% of your salary if you can, right? अगर आप उसको कुछ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में डालो तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू एंड बाय द टाइम क्योंकि the process from student to becoming a permanent resident is basically a 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है वो. 3-4 साल में आप इनफ मनी सेव कर लेते हो कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के बाद अगर आप घर लेना चाहो तो आई टॉक अबाउट नॉर्थ पे. एक नॉर्थ पे जैसे शहर में एक छोटे शहर में आपके पास इनफ मनी आई वुड से कि 5% के अराउंड आपको इनफ मनी हो जाती है कि अगर आप अपने घर पे इन्वेस्ट करना चाहो तो आप इजीली अपना घर ले सकते हो. ओके. बट यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज यू स्टार्ट can. अर्निंग. ओके. या तो कनाडा में मैंने सुना है कि काफ़ी सारे टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि टू नेम अ फ्यू TFSA, FHSA. सो हाउ अ पर्सन कैन यूटिलाइज दीज अकाउंट्स ऑप्टिमली ताकि वो पैसे सेव करने के साथ साथ भी टैक्स भी बचा पाए. जो एफ लेट्स से जैसे TFSA अकाउंट है सो जो TFSA इज टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट राइट फॉर एनीबॉडी जो कि कनाडा में नया आ रहा है देयर लिमिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर दे कम टू कनाडा. लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मैं कनाडा में आया था 2012 में तो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट एक्चुअली 2009 में शुरू हुआ था बट मेरी जो लिमिट चालू हुई वो शुरू हुई 2012 ऑनवर्ड्स. ओके. तो 2012 ऑनवर्ड्स जो भी लिमिट गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करती है उतनी मैक्सिमम लिमिट तक मैं टैक्स फ्री में मैं डाल सकता हूँ मैं. ओके. ठीक है. आप जितना पैसा उसमें डालोगे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने $100 डाले एंड आपने वो $100 को इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड में जो आपको मानो 10% रिटर्न देता है हर साल का. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल राइट. और वो जो इंटरेस्ट है इट इज कंपाउंडिंग एवरी ईयर राइट. आप $100 अगर हर मंथ डाल रहे हो तो आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो आपको कंपाउंडिंग जो आपको नॉट इंटरेस्ट आई वुड से जो रिटर्न मिलनी है जो रिटर्न है वो आपको आपके प्रिंसिपल के ऊपर विद टाइम जो है वो बढ़ती रहेगी. ठीक है ना. आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता जा रहा है वो आगे 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 आगे. इट सेव्स यू सो मच मनी एंड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू बाय लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आप अपनी डाउन पेमेंट करना चाहते हो डाउन पेमेंट भी कर सकते हो. इसके अलावा जैसे FHSA फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट it is only for people who are looking to buy their first homes right. ओके. but इसकी लिमिट शुरू होती है from the time you open from the year you open the account. ओके. आप ऐसा नहीं है कि भी मान लो आपने इस साल घर लेना है एंड इसे कि भी अच्छा मैं अगर मैं इस साल ही अकाउंट ओपन करता हूँ तो मैं जो लास्ट ईयर की लिमिट है उसको भी अटेन कर सकता हूँ. नहीं वो गवर्नमेंट वो प्रोविजन नहीं देती है. तो जिस साल आपका अकाउंट ओपन हुआ है उससे लेके गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट स्टार्टेड विद द लिमिट ऑफ $8,000 एंड हर साल हम अप टू $8,000 उसके अंदर सेव कर सकते हैं. एंड जो $8,000 हैं वो हर जो कि ओवरऑल इनकम है इट इज़ लाइक FHSA is like
RRSP, ओके right? But it is not RRSP ओके because FHSA अकाउंट में अगर आप अपने पैसे डालोगे, वो आपकी ग्रॉस इनकम में से उतनी अमाउंट जो है वो टैक्स शेल्टर हो जाती है. ओके मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एक ग्रॉस इनकम है 50,000, if you put 8,000 in FHSA, the government will calculate your tax on 50,000 minus 8,000, which is $42,000 only. ओके अगर आप वो पैसा निकाल के अगर आप अपने घर बाई करने के लिए यूज़ करते हो, यू डोंट हैव टू पे बैक द गवर्नमेंट दैट मनी बैक, राइट. Okay. वो गवर्नमेंट ने आपको वो लेवरेज दी है कि आप उसको अपने फर्स्ट होम बायर में ही यूज़ कर सकते हो. पर दी ओनली कंडीशन इज वो आपके सिर्फ फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट होम बायर, ओके राइट. वो सिर्फ वही लोग वो यूज़ कर सकते हैं. ओके ठीक है ना. इसके अलावा RRSPs भी हैं. दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ टैक्स शेल्टर्ड. उसके अंदर ये होता है कि भी सेम एग्जाम्पल लाइक FHSA, अगर आपने RRSP की, सॉरी टू बैकड्रॉप इट लिटिल बिट, RRSP की लिमिट जो है वो डिपेंड करती है आपकी एनुअल इनकम के ऊपर आपने कितनी बनाई हर साल की, एंड दैट लिमिट चेंजेस एवरी ईयर, राइट. अगर आपकी ग्रॉस इनकम चेंज होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 18% ऑफ द ग्रॉस इनकम जो आपने हर साल बनाई उसके Okay. ऊपर. उसके अंदर आप जितना पैसा डालोगे आप उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो. RRSP इज़ नॉट जस्ट फॉर रिटायरमेंट सेविंग्स. यू कैन यूज़ RRSPs फॉर, आपने अपने घर लेना, फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आप RRSP उसके लिए यूज़ कर सकते हो. अगर आपको पढ़ाई करनी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान के अंडर, आप उसको यूज़ कर सकते हो. आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट देना है, आपको किसी को, आपके RRSP में पैसे हैं तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो. आपको मेडिकल एक्सपेंसेस हैं कोई इमीडिएट जो कवर्ड नहीं है गवर्नमेंट से, आप RRSP उसके लिए यूज़ कर सकते हो. देर आर मैनी मैनी थिंग्स जिसके लिए आप RRSP यूज़ कर सकते हो. एंड जो आप पैसा उस चीज़ के लिए निकालोगे, एंड इफ़ यू आर गिविंग लेजिटिमेट रीज़न टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपको उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी. ओके बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर, RRSP की लिमिट हर इंडिविजुअल की उसके अकाउंट से निकालने की इज़ $30,000. तो इफ़ यू pull out that $30,000, the government gives you 15 years to put that money back into RRSP. ताकि आपको जो है, आपको वो पैसे जो आपने निकाले हैं वो आपके सेव भी हो जाएं, एंड वो आपको आप अपनी रिटायरमेंट पे यूज़ भी कर सको उसको. और कोई टैक्स भी नहीं लगेगा. यस, आपको टैक्स भी नहीं लगेगा. Okay. ठीक है ना. तो आपने उसको टैक्स शेल्टर भी कर लिया, प्लस आपने अपने रिटायरमेंट के लिए भी सेव कर लिया वो. तो ये बात हो गई टैक्स शेल्टर्ड अकाउंट्स की. कई सारे लोग कनाडा में और पूरी दुनिया में बहुत सारे गलत डिसीजंस ले लेते हैं फाइनेंशियली, जिसके कारण वो ट्रैप में फंस जाते हैं. तो वैसे कोई कॉमन डेट ट्रैप स्पेशली कनाडा में जिससे लोगों को बच के रहना चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत सारे हैं. एज अ न्यू इमिग्रेंट, जब आप किसी कंट्री में आते हो, आई वुड से कि लेट्स से जब कनाडा में आते हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको सिखाई जाती है, जब मैं कनाडा में आया उस टाइम पे इंडिया में वो नहीं होती थी, विच इज़ क्रेडिट स्कोर इन 2012. इफ़ इट वाज, आई डिड नॉट न्यू अबाउट इट, राइट. बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया इंडिया में. मैंने आई थिंक 1-1.5 साल ही मैंने इंडिया में जॉब की, एंड देन आई केम ओवर हियर. बट यहाँ पे क्रेडिट स्कोर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड क्रेडिट स्कोर आपका तभी मेंटेन होता है अगर आप किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट यूज़ कर रहे हो. तो बेसिक थिंग जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको ऑफर करता है, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड. आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट, जो लोग जिस चीज़ में फंसते हैं वो अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स ही इंक्रीज करते रहते हैं विद टाइम. उन्होंने वो यूज़ की, फिर उसको मैक्स आउट कर ली, अच्छा फिर उसको फिर बढ़ा ली, फिर बढ़ा ली. आई हैव सीन पीपल विद 30, 40,000 जिनकी क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट्स हैं, एंड उन्होंने उसको यूज़ कर लिया, and when it comes time to pay it back, they do not have enough funds to make the payment, because
व्हाट बैंक्स डू इज, मैं ट्राई करता था मैं लोगों को एक्सप्लेन करने की, बट ऐसा होता है कि भी फॉर एग्जांपल अगर चलो आपकी $1000 की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, एंड आपका जो मंथली बिल है विच इज़ आपकी यूजेज के अकॉर्डिंग, आप मान लो आपका $500 का बिल है, अगर आपने वो $500 आपने पे किया तो द बैंक गिव्स यू 30 days टू मेक दैट पेमेंट. इफ़ यू डोंट पे मेक द फुल पेमेंट तो बैंक आपको वो $500 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ओके. पर आपको बेयर मिनिमम जो है पेमेंट है विच इज़ $10-20 की, वो आपको करनी पड़ती है. अगर आप वो भी नहीं करते हो तो आपकी लेट पेमेंट्स में वो कंसिडर होनी शुरू हो जाती है, एंड देन बैंक्स पुट यू इन डिफ़ॉल्ट, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है, एंड people get into the habit of skipping those minimum payments as well, right, which is not good, right. अगर आपको अपना bare minimum credit score maintain करना है which is in the 600s, तो आपको वो minimum payment करनी ही पड़ेगी. ओके. ठीक है, लोग वो बहुत मिस करते हैं. एंड वन ऑफ द थिंग इज कि भी अगर आपने फुल पेमेंट नहीं की 30 days में, तो जो इंटरेस्ट आपको चार्ज हुआ नेक्स्ट मंथ बैंक आपको उस इंटरेस्ट प्लस जो आपकी प्रिंसिपल पेमेंट थी जो लास्ट मंथ की थी, प्लस जो आपने नेक्स्ट मंथ ओ किया, वो सारी अमाउंट के ऊपर फिर दोबारा से इंटरेस्ट चार्ज करेगा. ओह, सो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंड इट इंटरेस्ट. इज कंपाउंडिंग. ओके. ओके. People don't know about it. Lot of people don't know about it. ओके, सो दैट्स हाउ दे गो इनटू दिस क्रेडिट कार्ड Yes, डेट. तो फिर वो साइकिल चलता रहता है उनका कि भी उन्होंने एक पेमेंट मिस किया, फिर वो नेक्स्ट पेमेंट मिस हुआ कि अच्छा चलो आज मेरे पास $100 हैं पे कर दो, और 200 हैं पे कर दो, ओके. तो ऐसा. ओके, तो इससे मतलब ये सिचुएशन से मुझे एक सवाल याद आया जी. जो थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, कि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है जो लोगों को यूजुअली होता रहता है कि भाई ट्रैप में फंस गए, दे हैव क्रेडिट कार्ड डेट, तो हाउ डू दे कैन ओवरकम द स्ट्रेस एंड हाउ मच अ पर्सन कैन फील स्ट्रेस एंड हाउ मच देयर मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस. Financial stress is very deadly, to be very very honest with you, because मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, people have committed suicide ओके. because of mental stress, so कि भी वो अपना debt pay off नहीं कर पा रहे हैं. There were many stories कुछ साल पहले जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने डेट उठाया, गाड़ियाँ ली, क्रेडिट कार्ड लिए, नाउ दे कैन नॉट मेक पेमेंट्स टू इट, so they committed suicide, right. ओके. And it is a burden for the family as well back home, right. Financial plus mental, right. The one of the most important thing, अगर कोई भी इस सिचुएशन में फंस जाता है तो डोंट पैनिक, राइट. देर आर मैनी वेज टू डू थिंग्स, बट जो कैनेडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो मेजरली वो आई वुड से कि भी वो मेजरली उनकी है, वो उस पर्सन की ज़्यादा टूवर्ड्स, आई वोंट इवन से बायस्ड, बट दे आर राइचियस टूवर्ड्स द थिंग कि भाई अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट है तो हम उसको ज़्यादा लेवरेज देंगे इन टर्म्स ऑफ कि भी जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट है. आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज अगर आप किसी भी डेट उसमें फंस गए हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप अपनी बैंक के पास जाकर डेट कंसोलिडेशन करवा सकते हो. आप अपने आप अगर आप बहुत ज़्यादा डेट है, अगर आपको नहीं वो हो रहा तो यू कैन फाइल फॉर बैंक्रप्सीज एज वेल, राइट. और प्राइवेट डेट कंसोलिडेशन भी करवा सकते हो. ओके. ठीक है ना. बैंक्रप्सीज एंड प्राइवेट डेट कंसोलिडेशन, दे आर नॉट गुड एब्सोल्युटली, बिकॉज वो आपके एक क्रेडिट स्कोर पे एक परमानेंट मार्क लग जाता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कि भी ओके दिस पर्सन हैज अप्लाइड फॉर बैंक्रप्सीज, राइट. अब जिसकी वजह से आपको गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की वजह से की तरफ से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन गेटिंग एनी मोर डेट, राइट. अगर कोई सिचुएशन में फंस गया है, डू नॉट पैनिक. अगर आप डेट कंसोलिडेशन कर सकते हो, गुड. अगर आप नहीं कर सकते हो
तो tackle your debt in the best possible way, which is put as much money as you can onto that debt, pay it off. आप जितनी जल्दी हो सकती है उसको पे ऑफ करो. मेरे को इतने साल हो गए कनाडा में. मेरे पास आज तक सिर्फ 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं एंड मेजरली मेरी जो लिमिट है क्रेडिट कार्ड्स की ऑल इंक्लूसिव इट इज़ नॉट मोर देन $7,000. मतलब एक्यूमुलेटिव लिमिट फॉर ऑल द क्रेडिट कार्ड. तो उसका रीज़न क्या है? आपने क्यों मतलब ये नहीं सोचा कि आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज करनी चाहिए, जो जनरली लोग सोचते हैं? लिमिट आप इंक्रीज कर सकते हो बट व्हाट. अच्छा तो मैं आई टॉक अबाउट माई पर्सपेक्टिव. मेरे को कभी इस चीज़ की नीड नहीं लगी कि मेरे को $5,000-7,000 से ज़्यादा की भी कि मैं कोई शॉपिंग करना चाह रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा परचेज करना चाह रहा हूँ जिसकी कॉस्ट मोर देन $5,000-7,000 है. ओके. अगर आपके पास नीड, अगर आपको लगता है कि भी आपको है, हाँ ठीक है आप कर सकते हो, ठीक है ना. बट द अदर वे इज़, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रेडिट कार्ड इज़ फॉर एग्जांपल द लिमिट इज़ $5,000. टुडे यू आर सेटिंग एट $0 एंड आपको पता है कि आपका एक्सपेंस है अबाउट $7,000 या $6,000 का. आपके अकाउंट में मान लो $3-4,000 पड़े हैं एंड यू वांट टू अर्न दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स. आप क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने हैं तो व्हाट यू डू इज़ आप $2,000 लो, आप अपने क्रेडिट कार्ड पे डालो तो क्रेडिट कार्ड गोज इनटू नेगेटिव. तो यू यूज़ दैट $7,000 एंड आपको वो पॉइंट पूरे 7,000 पे मिलेंगे. ओके. So you can do that as well. Okay. Right? There are many ways in which you can be credit smart as well. Right? The biggest smartness is basically to manage your credit in the best possible way. Keep it low, and make sure that you make your payments on time. Okay, so those are 3 basic rules of owning a credit card, basically. Absolutely. Okay. Credit card are not, they are one of the primarily things जिसमें immigrants या कोई भी न्यूकमर जो है वो फंस जाता है. इसके अलावा आर कार लोन्स एंड देन लाइंस ऑफ क्रेडिट्स, राइट, जो बैंक्स ऑफर करती हैं. Okay. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो डोंट हैव इट. Okay. अगर आपको गाड़ी के लोन की ज़रूरत नहीं है तो डोंट हैव इट. राइट. मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी परचेज की थी इन 2016, अबाउट ईयर एंड अ हाफ जब मैं अपनी बैंकिंग करियर मैंने शुरू किया था. उसके बाद Okay. I used to have an old vehicle which was about, जिसको मैंने $1,000-1,500 में मैंने बाय किया था एंड आई रोड इट फ्रॉम 2013 टू 2016. तो 3 साल तक मैंने वो गाड़ी चलाई. हाँ वो मेरे को दिक्कत देती थी, नो डाउट अबाउट इट, बट जितना पैसा मैं एक लोन अमाउंट में डालना चाहता था उतना मैंने अपनी सेविंग्स में डाला एंड आई सेव्ड इट फॉर माई सेल्फ, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन टू गेटिंग माई ओन हाउस. Okay. एंड घर लेने से पहले मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली थी. Okay. यस. Okay. वन ऑफ द मेजर थिंग्स जिसमें कि मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स, जो व्हीकल इज अ मैंडेटरी थिंग इन कैनेडा, बट द थिंग इज अगर आप एक लो कॉस्ट व्हीकल से अगर आप सर्वाइव करते, बिकॉज एक व्हीकल की जॉब है टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट B. दैट्स इट. राइट. अगर आप उसको सर्वाइव कर लेते हो by the time you're buying your first house, that's the best thing. If not, then try and keep your debt as low as possible, or your payment as low as possible, to be honest. ये आपने बहुत सही बात बताई. मैं भी ये हमारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप नीड्स और अपनी वांट्स को अलग करना सीख लीजिए. Absolutely. बिकॉज अगर आप नहीं सीखते हो तो यू फॉल इनटू ट्रैप्स जो गौतम बाजी ने बताए. और वैसे ही अगर आपको पता है आपकी नीड्स क्या है, उसके
ऊपर आप काम कर सकते हो। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस बात पे कि मैंने भी जब मेरी गाड़ी ली थी तो कुछ मैंने फैंसी गाड़ी नहीं ली थी। हाँ, जबकि मैंने नई गाड़ी परचेज़ की थी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं गाड़ी ले रहा था तब मार्केट कुछ ऐसा था कि सेकेंड हैंड गाड़ी वाज सेम एज अ न्यू वन, न्यू वन। तो उनकी प्राइस में कुछ डिफरेंस नहीं था। और मैं देखने चाहूँ अगर मैं कुछ 2 3 या 5 साल पुरानी गाड़ी लेता हूँ तो उसका मैं सेम पे करूँगा जो मैं नई गाड़ी का नई पे गाड़ी कर का। रहा था। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एक नॉर्मल अच्छी रिलायबल गाड़ी लूँ, लेकिन थोड़ी सी नई लूँ ताकि मुझे थोड़ा टाइम चल जाए जब तक आई एम हियर। या और मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, एक्सक्लूसिव गाड़ी चाहिए, मस्टैंग वगैरह। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है हाँ। मस्टैंग और कैमरो वो सब मसल यस का यस यस। लेते हुए। बट आई थिंक यू आर राइट, प्रीटी मच यू फॉल इनटू अ डेट व्हेन यू डोंट एब्सोल्युटली रियलाइज इफ यू रियली नीड दैट कार, एब्सोल्युटली और इट यस। इज जस्ट फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट पॉइंट बी। बी। यस तो यस। अभी मुझे मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को थोड़ी गाइडेंस दीजिए। जनरली कनाडा में एक मीडियम वेज अर्नर या फिर मीडियम सैलरी है 50,000 to 60,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। तो अगर कोई इंसान ये सैलरी में अपने सेविंग्स को ऑप्टिमाइज करना चाहे और साथ साथ में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? लाइक आई सेड बिफोर एज वेल, आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अपने लिए कर सकते हो, आप जैसे ही आप काम करना शुरू करते हो आपको इनकम आनी शुरू होती है, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम दैट पॉइंट इटसेल्फ, राइट। अगर अगर आपको कोई इमीडिएट नीड नहीं है उस टाइम पे, तो जो आपने सेविंग्स उस टाइम पे की हैं वो आपको गोइंग फॉरवर्ड में बहुत अच्छी रहेंगी। अगर कोई भी anybody who is making, let's say, from 50 60 $70,000 a year, their take home salary is roughly about 40 और 50 के बीच में होगा। अगर कोई 70 बना रहा है तो उसकी 40-50 के बीच में उसकी टेक होम सैलरी होती है। कीप फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आप करोगे इज टू सेव मनी, राइट। आप अपना पेचेक आने से आते ही यू पुट सम मनी इनटू योर सेविंग्स, राइट, एंड आप उसके बाद आप किसी आप डेट को पे ऑफ करो। ओके। इफ देयर इज एन इमीडिएट नीड, अगर आप किसी डेट ट्रैप में हो, एब्सोल्युटली ट्राई एंड मेक श्योर दैट यू पे ऑफ योर डेट फर्स्ट, राइट, बिकॉज जो डेट्स हैं दे कैन बी एट 20-30% एज वेल, राइट। यू डोंट वांट टू पे, आप उतना इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहोगे किसी भी इसके लिए। देर आर वेज इन विच यू कैन मेक मोर मनी इन इन्वेस्टमेंट्स 30-40%, बट वही आपकी रिस्क फैक्टर भी उतना ज़्यादा होएगा। बट द थिंग इज, the best thing would be to save money for yourself first, right, and then put it into any kind of debt, right. कोई भी कोई, and I'm talking about from my own personal experience जो मैंने भी किया है। my start मेरी start 2012 में the minimum wage was about $7 or $8, something like that. Oh, that low. It was very low. Very low. Yeah, $6 or $7, something like that, right? It was very, very low, right? I did not save money, right? तो जब मेरे को अपना घर लेना था, it was a very hard decision for me to save money at that time, right? So one thing that I figured, जब मैं फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूट में काम करना मैंने शुरू किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेव मनी फ्रॉम द डे यू स्टार्ट मेकिंग मनी इन कैनेडा। अगर मैंने वो, मान लो अगर मैंने वो स्टार्टिंग सेविंग की होती तो आई वुड हैव, तो जो मेरे पास अभी घर है मेरे पास उससे बड़ा घर होता, एब्सोल्युटली, राइट। मेरे पास उसके अलावा भी एक्स्ट्रा सेविंग उस टाइम पे होती, एंड आई कुड हैव डन अ लॉट मोर थिंग्स जो कि मैंने अपनी लाइफ में बाद में की। तो दैट इज, तो my biggest important thing is start saving money from the point you start earning. Okay. That is my biggest thing. Awesome. That's a very good advice कि आपको कभी तब से ही सेविंग करना शुरू कर देना Absolutely, जब से absolutely. you can start And earning.
आई डोंट सजेस्ट पुटिंग मनी, आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे मत डालो, ओके क्योंकि सेविंग्स अकाउंट जितने भी कनेडियन जो टॉप 5 बिग बैंक्स हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं वो आपको प्रमोशनल इंटरेस्ट रेट कुछ बैंक्स में मिल जाता है, बट नॉट ऑल ऑफ देम। एंड उस प्रमोशन के चक्कर में लोग सिर्फ अपनी सेविंग्स में अपने पैसे रखते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप अपने पैसे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो तो यू विल सी कि भी फॉर एग्जांपल एक कोई कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड भी आपको 3 से 6% के बीच में आपको रिटर्न दे देता है, विच इज़ हायर देन जो आपका सेविंग अकाउंट आपको देते हैं। ओके तो अभी मुझे एक थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। थोड़ी बातें और पॉडकास्ट भी थोड़ा फिलोसॉफिकल साइड जा रहा था। तो इज मनी इम्पोर्टेंट टू बाय हैप्पीनेस? हैप्पीनेस के लिए पैसा ज़रूरी है? To a certain point, yes. To a certain point, yes. But like I said, it is my personal thing. तो मेरे को लगता है कि भी हाँ, एक certain point तक money buys you happiness as well, right? And it comes from a point of view that जो money is a center for your lot of things as well, which can be your mental stress, which can be your financial freedom, and then which can also be you saving for your future as well, right? So those kind of things. तो मेरे को लगता है कि भी अगर आपके पास पैसा होता है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको ट्रैवल करना है तो यू नीड मनी, राइट? अगर आपको कुछ खरीदना है तो यू नीड मनी, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए तो आपको पैसा चाहिए ही। तो यस, तो टू सम एक्सटेंट मनी गिव्स यू दैट हैप्पीनेस। एंड अगर आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग भी करनी है तो यू नीड मनी फॉर दैट, राइट? बिकॉज आप ये नहीं चाहते हो कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो आई एम वर्किंग इन सम काइंड ऑफ प्लेस और समवेयर, राइट? you would like to enjoy your retirement. So the best thing is to start saving early, so that आपको उसका future में आपको उसका fruit, it can be very fruitful for you, right? Okay. So yes, so money does give you some kind of happiness. Yes. थैंक यू सो मच पाजी, आप हमारे साथ आए। आपने हमारे साथ इतने सारे अच्छे विचार, इतने सारे अच्छी गाइडेंस शेयर की। और आप लोगों को अगर इस पॉडकास्ट से एक भी नया सवाल आता है तो हम सही जगह पे मिल रहे हैं। Until next time, keep the room open. Thank you. Thank you.